साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटे में आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति का टॉपिक चला हुआ है और राष्ट्रपति में हम आज और कुछ अपने नए बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उसको कितने दिनों में भरा जाएगा, और अगर आकस्मिक रूप से कोई पद रिक्त होता है तो निर्वाचित व्यक्ति की अवधि कितनी होगी, तो नया निर्वाचित व्यक्ति होगा। देखो साथियों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अपना जो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं या कोई और चुनाव होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कार्यकाल बचा हुआ है, अगर कोई पद रिक्त होता है और उसको भरा जाता है, तो जो कार्यकाल बचा हुआ है उस काल के लिए ही वो व्यक्ति चुना जाता है। नया व्यक्ति पूरे 5 साल के लिए निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि वो उस बचे हुए समय के लिए निर्वाचित होता है। तो यहां पर थोड़ा अलग प्रावधान है, तो इसको देख लेते हैं। टाइटल हमारा कि राष्ट्रपति का जो पद है, जो रिक्त पद हो गया है, उसको भरने के लिए निर्वाचन यानी चुनाव करने का समय, और आकस्मिक रूप से अगर पद रिक्त हो गया है तो उसको भरने के लिए जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसकी पद अवधि, यानी टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। देखो, आर्टिकल 62 में ये सारे प्रावधान हैं। जो ये हमने टाइटल लिखा हुआ है, इससे संबंधित बातें आर्टिकल 62 में हम पढ़ते हैं, जिसमें 2 खंड हैं, या हम साधारण भाषा में कहें कि उसमें मुख्य रूप से 2 बातें लिखी हुई है। पहली बात तो ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से राष्ट्रपति का कार्यकाल जो पूरा हो जाता है, यानी एक व्यक्ति जो चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति के पद पर आया है और उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, यानी उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और उसके कार्यकाल समाप्त होने से जो पद रिक्त होगा उस पद को भरने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। एक तो ये नियम है, यानी सामान्य जो स्थिति है उसमें जैसे ही व्यक्ति का नया राष्ट्रपति का जरूरत पड़ रही कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। साधारण स्थिति में तो ये प्रावधान है। दूसरी स्थिति है आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति कब बनती है? या तो मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र हो जाए, त्याग पत्र दे दें, या हटा दिया जाए। अब राष्ट्रपति को हमें पता है कि किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, महाभियोग हटा दिया के द्वारा हटा दिया, या कोई अन्य कारण से अचानक से पद रिक्त हो गया। भाई, मृत्यु हो गई तो भी अचानक है, त्याग पत्र दे दिया तो भी अचानक। अचानक का मतलब 5 साल की अवधि से पहले अगर पद रिक्त होता है तो उस समय क्या होगा? सामान्य स्थिति 5 साल पूरा होने के बाद अगर पद रिक्त होता है तो उसमें तो यह है कि वो 5 साल पूरे होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है? अगर आकस्मिक रिक्ति होती है तो क्या करें? तो इसमें संविधान में यह लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। कब करा लिया जाएगा? यथाशीघ्र। और यथाशीघ्र, शीघ्र ही मैंने गलत लिख दिया क्या, पता नहीं, जम नहीं रहा कुछ ये शब्द। तो यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, यानी जितनी जल्दी हो सके उतना करा लिया जाएगा।
और किसी भी परिस्थिति में ये 6 माह से पहले करा लिया जाएगा, यानी यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। सॉरी, शीघ्र का 1 मिनट, ये शीघ्र, मैं उच्चारण ही गलत कर रहा हूं तो लिखूंगा भी गलत, सीधी सी बात है। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, या फिर किसी भी स्थिति में 6 माह से पहले करा लिया जाएगा। कुछ भी हो, राष्ट्रपति का पद खाली होता है अचानक से, तो 6 माह से पहले वो पद भर लिया जाएगा, उसके चुनाव करा लिए जाएंगे, कुछ भी हो जाए। नए राष्ट्रपति का चुनाव अगले 6 माह में हो जाएगा, कुछ भी परिस्थिति हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। और प्रावधान ये है कि जो ऐसी परिस्थिति में, यानी आकस्मिक परिस्थिति को भरने के लिए, जब वो व्यक्ति, नया जो व्यक्ति चुनकर आएगा, तो हमने अनुच्छेद 56 को पढ़ रखा है, तो अनुच्छेद 56 के अनुसार वो व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए चुना जाएगा। एक बार फिर ध्यान दे लो, अनुच्छेद 62 में 2 ही बातें लिखी हुई है। एक तो यह है कि सामान्य कार्यकाल पूरा होने के कारण जो पद रिक्त होता है, तो उसमें तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा करा लिया जाएगा, ताकि जैसे ही 5 साल पूरा हो तो व्यक्ति को, और हम देख रहे हैं लगातार ऐसा होता आ रहा है। लेकिन अचानक वाले में स्थिति यह है कि अचानक पद रिक्त होता है, तो फिर चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, और किसी भी स्थिति में यह 6 माह से पहले करा लिया जाएगा। और नया व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनेगा, ऐसी स्थिति में वो अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के तहत अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा। तो वहां पर जो कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए नहीं चुना जाएगा, यहां पर वो नए तरीके से ही 5 वर्ष के लिए नए सिरे से अपने पूरे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अमेरिका में अलग प्रावधान है। वहां पर अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होता है, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए वहां का उपराष्ट्रपति उस पद पर काम करता है, वो ही राष्ट्रपति बन जाता है, ये मान लो आप, और चुनाव वहां पर नहीं कराए जाते। लेकिन हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति की भूमिका अलग है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है और उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है। तो यहां अपना अनुच्छेद 62 में ये प्रावधान है, हेडिंग डाल के आप लिखो। सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल लो, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। और फिर लिखना शुरू करो अनुच्छेद 62, और 62 में 1 नंबर डाल के लिखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से होने वाले रिक्त पद को भरने के लिए, होने वाले रिक्त पद को भरने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण करा लिया जाएगा। नए राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण करा लिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 डाल के लिखो, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या फिर किसी भी अन्य कारण से रिक्त पद को भरने के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, और
किसी भी परिस्थिति में यह 6 माह से पहले करा लिया जाएगा। नेक्स्ट, तथा, अगली लाइन में लिख लो, लाइन तो ये एक ही है लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो ये बातें याद रहेगी। तथा निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के तहत अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए चुना जाएगा। तो साथियों, ये तो था हमारा आर्टिकल 62। अब हम चलते हैं संविधान का ही एक ऐसा ही अनुच्छेद और पढ़ते हैं। देखो, हम राष्ट्रपति से जुड़ी हुई वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो किसी भी रूप में राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अभी 62 के बाद हम अनुच्छेद 65 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 65 का टाइटल है, या पहले हम टाइटल देख लेते हैं और फिर उसमें अनुच्छेद 65 के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में, या तो आकस्मिक पद रिक्त हो गया है या फिर उसकी अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। देखो, वैसे तो मूल रूप से ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन चूंकि हम राष्ट्रपति हमारा टॉपिक है, सिलेबस में राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो हम संविधान से सारे जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हैं उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह से भी राष्ट्रपति से संबंधित है तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमारा टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए राष्ट्रपति को हमें पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा और डिटेल में पढ़ने से हमारी जो एक सफलता है वो सुनिश्चित होती है। तो राष्ट्रपति के पद में अगर आकस्मिक रूप से रिक्ति और उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शनिंग ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 65 कहता है, हमें 65 कहता है कि देखो, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, पद से हटा दिया जाता है या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उस दशा में उपराष्ट्रपति नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। देखो, मृत्यु, त्यागपत्र और हटा दिया जाना, महाभियोग ही कह सकते हैं, हालांकि शब्द नहीं लिखा है यहाँ पर महाभियोग, लेकिन महाभियोग से ही हटेगा, और अन्य किसी कारण से। फिर बता देते हैं ये है आकस्मिक रिक्ति, और आकस्मिक रिक्ति में जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, यानी राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। दूसरी बात, वो तो आकस्मिक रिक्ति थी और वो रिक्ति परमानेंट हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा नहीं आने वाला, चाहे वो हटा दिया है चाहे त्यागपत्र दे दिया है, उस कार्यकाल में तो वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा, मृत्यु हो गई है, कोई भी कारण है। एक है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी उसकी अनुपस्थिति है, या फिर बीमारी या किसी और कारण से वो अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है, तब भी उपराष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का पालन करेगा। लेकिन कब तक करेगा?
जब तक कि राष्ट्रपति अपने काम में दोबारा से नहीं आ जाते, यानी राष्ट्रपति के स्वस्थ होने तक या दोबारा अपने कार्य के लिए लौटने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। एक ये बात लिखी। तीसरी एक और बात लिखी है इस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 65 का तीसरा खंड हमें यह कहता है कि जिस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, उस अवधि के दौरान उसको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां होगी, वो सारी उन्मुक्तियां होगी, और ऐसी जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, उनका हकदार होगा वो व्यक्ति। उपलब्धियां मतलब वेतन से कह सकते हैं हम, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, जब तक ऐसी उपलब्धियों और भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। देखो यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि शुरुआत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन संविधान में लिख दिया गया था, लेकिन यह लिख दिया गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलेगा वो संसद के द्वारा जो विधि द्वारा जो बताया जाएगा, विधि के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा, वो वेतन मिलेगा। लेकिन अगर संसद जब तक ऐसा नहीं करती है तब तक जो संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखा है वो मिलेगा। तो शुरुआत में लिख दिया, उसके बाद फिर अधिनियम बना दिया गया और उसमें वेतन भत्तों का वर्णन किया हुआ है। यानी जिस अवधि के लिए, साधारण अर्थ में हम इसका यह अर्थ ले सकते हैं, जिस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, उस अवधि के लिए उसे वे सभी शक्तियां, वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियां सब वही मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो एक ये स्पष्ट लिखिए। एक और बात कि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। तो देखो अनुच्छेद 62 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है, अभी हमने 62 को ही पढ़ा है, तो किसी भी परिस्थिति में 6 माह में नए चुनाव करा लिए जाएंगे, नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो फिर सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक उस पद पर रह सकता है, बल्कि 6 माह से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, ये नियम है। तो वो 6 माह लास्ट है, 6 माह से पहले ही चुनाव संभव है, तो वो अधिकतम 6 माह भी, फिक्स 6 माह भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो नियम है वो यही है कि 6 माह से पहले पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, 6 माह पूरे नहीं होने चाहिए। और रही बात कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो कौन रहे हैं इस ऐसे ही सबसे ज्यादा समय तक की बात करें तो इस मामले में बीडी जत्ती सबसे लंबा कार्यकाल रहा है उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। बीडी जत्ती, ये फखरुद्दीन अली अहमद जब 1977 में उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और ये लगभग 5.5 महीना के आसपास, शायद 5 महीना 14 दिन है, ऐसा 13-15 दिन कुछ ऐसे हैं, इस इतनी अवधि के लिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि अभी तक किसी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल है। तो ये बीडी जत्ती का एक तथ्य हो गया। अनुच्छेद 65 से संबंधित हेडिंग डाल के लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग आप यही डाल लो जो बोर्ड पे लिखी हुई कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। इसमें हेडिंग डालो अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 लिखो।
नंबर 1 डाल के लिखो, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त होता है तो उस दशा में उपराष्ट्रपति नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नंबर 2, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कृत्यों का पालन करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को फिर से संभालता है, या राष्ट्रपति के फिर से संभालने तक, फिर से अपना काम संभालने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नंबर 3, जिस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस अवधि के दौरान उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी तथा उसे वे सभी उपलब्धियां या उपलब्धियों, उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा या हक होगा। सॉरी, इसको दोबारा साधारण शब्दों में लिखो। जिस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस अवधि के दौरान उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे लिख लो, बाकी खिचड़ी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि संसद विधि द्वारा उद्धारित करे उपबंध नहीं है, दूसरी अनुसूची, ये सब हम राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ लिया है, तो वही प्रावधान है, साधारण अर्थों में लिखो। तो आगे लिखो, नेक्स्ट नोट डाल के लिख लो, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है क्योंकि अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होता है तो किसी भी परिस्थिति में 6 माह से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। और एक नोट और डाल लो कि बीडी जत्ती सबसे ज्यादा समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। अब अगली हेडिंग, और भी देखो, ऐसी आकस्मिकताएं यानी ऐसी अचानक से कोई पद रिक्त होना जिसके मामले में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। यानी जो बात संविधान में लिखी नहीं है अभी तक, जो लिख दी वो तो ठीक है, लेकिन जो बात लिखी नहीं है उसके बारे में, तो ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है। तो उसमें क्या होगा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। देखो, आर्टिकल अपना 70 है यानी 70 है, और ये जो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है यानी डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, तो इस टॉपिक के प्रावधान अनुच्छेद 70 पूरा करता है। यानी अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि अनुच्छेद 70 ये कहता है कि संसद किसी आकस्मिक परिस्थिति में जिसका इस अध्याय में प्रावधान नहीं है, देखो ध्यान रखना, ये हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, भाग 5 पढ़ रहे हैं, और भाग 5 में हमने कितने अध्याय बताए थे,
अध्याय भी हमने 5 ही बताए थे। तो अध्याय पहला ही पढ़ रहे हैं अभी तो, भाग 5 का ये पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय कहां से कहां तक था? हमने पढ़ा था 52 से 78 तक, कार्यपालिका से संबंधित है पहला अध्याय। तो इसमें यह लिखा है अनुच्छेद 70 में कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट किसी आकस्मिक परिस्थिति में, जिसका इस अध्याय में प्रावधान ही नहीं है, इस अध्याय में मतलब ये जो पहला अध्याय है उसमें प्रावधान नहीं है, तो राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकेगी। कौन कर सकेगी? संसद, हमारी पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। तो संसद को यह शक्ति दे दी कि ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति जिसका हमारे इस अध्याय में प्रावधान ही नहीं है, वो परिस्थिति बन गई तो राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए संसद आवश्यक जो भी प्रावधान है वो कर सकती है। यहां पर संसद को आगे कर दिया गया है। ध्यान रखना साथियों, संसद ही सारे काम कर रही है। संविधान में सारी चीजों का लिखना संभव ही नहीं है। तो संविधान तो एक किताब है, 395 अनुच्छेद है, उनमें और नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। हालांकि काउंटिंग से के हिसाब से 95 से ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हीं के ABCD करके जोड़ दिए गए, तो जो 450 से ज्यादा हो रहे हैं। तो केवल एक किताब से पूरा देश नहीं चल रहा है। हमारी संसद ने ऐसे हजारों कानून बना रखे हैं जो देश को एक नियमों में, एक सूत्र में बांध रखा है। कानूनों का पालन हमें करना पड़ता है। तो ये संसद को अधिकार मिला। देखो ऐसा क्यों का ये स्थिति संविधान में लिख दी गई, लेकिन अब इसकी जरूरत कब पड़ी? 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। 1969 किनकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बना दिया? VV गिरी को बना दिया। अब चूंकि नया चुनाव भी होना है, किसी भी भाई नया राष्ट्रपति तो चुनना ही है, ये तो VV गिरी को केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है। नए राष्ट्रपति जब चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हुई तो VV गिरी ने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। ये वही चुनाव है जो दूसरी वरीयता के आधार पर हुआ था, और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से दूसरी वरीयता की जरूरत पड़ी। नहीं तो साधारणतः हम देखते हैं कि सत्ताधारी दल जिसको कह देता है, एक उम्मीदवार खड़ा कर देता है, व्यवहार में वही व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये ध्यान रहे। लेकिन कभी सैद्धांतिक रूप से पता चले, प्रश्न आए, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का सदस्य नहीं होता है। ये तो हम व्यवहार की बातें कर रहे हैं कि व्यवहार में तो सारा होता ही है कि कौन से राजनीतिक दल ने अपना किस उम्मीदवार किसे खड़ा कर दिया या वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो सारा पता चल ही जाता है। बाकी सैद्धांतिक रूप से कोई राजनीतिक दल अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। हाँ, उनका समर्थन रहता है किसी को भी, तो वो समर्थन ही मान लो। तो वहां पर नीलम संजीव रेड्डी की चर्चा चल रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी में जो सीनियर लीडर थे वो संजीव रेड्डी को चाहते थे, और उन्होंने उनको अपनी तरफ से घोषित कर दिया कि भाई आप चुनाव लड़ो। तो एक तो वो कैंडिडेट तैयार हो गए, एक अपोजिशन की तरफ से हो गए। बड़े कैंडिडेट की बात हो रही, वैसे तो कैंडिडेट कितने भी खड़े हो सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। और उस समय तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुआ करते थे, क्योंकि वो जो नियम था, आज जो 50-50 कैंडिडेट के साइन चाहिए होते, वो नियम पहले कम था। तो उसके कारण बहुत सारे लोग चुनाव लड़ लेते थे। लेकिन मुद्दा यह है कि लड़ाई तो दो के बीच में ही होती थी मुख्य रूप से, बाकी तो सब ऐसे ही भरते थे। यहां पर सिचुएशन ऐसी बनी कि मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, उसी पार्टी से एक उम्मीदवार और खड़ा कर दिया गया। यानी
इंदिरा गांधी के कहने पर वीवी गिरी ने अपना फॉर्म भर दिया। इंदिरा गांधी और पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आपस में कहीं ना कहीं एक कलह की स्थिति बनी हुई थी। इंदिरा गांधी अपने हिसाब से चलाना चाह रही थी पार्टी को, और सीनियर लीडर थे वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। शुरुआत में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री भी इसीलिए बनाया गया था कि वो ये सोचते थे कि ये तो हमारे हिसाब से काम करेगी, इसको कोई अनुभव तो है नहीं। लेकिन पद संभालते ही इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया था। तो और इंदिरा गांधी ने अपने सभी लोगों से कह दिया कि देखो, अपनी अंतरात्मा से वोट दे। वैसे ध्यान रहे आप, ये मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है, व्हिप जारी नहीं हो सकता। साधारणतः हम लोकसभा राज्यसभा में हम देखते हैं जब भी कोई वोटिंग होती है तो राजनीतिक दल अपना व्हिप जारी कर देते हैं। यानी जो राजनीतिक दल के हाई कमान लोग हैं वो जिसको कहते हैं उसी को वोट डालनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अपने मन से वोट नहीं कर सकता वहां पर, वहां वो पार्टी के हिसाब से वोट करेगा। और कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसी को वोट कर देता है लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, क्योंकि उसने व्हिप का उल्लंघन किया है। प्रत्येक राजनीतिक दल का एक व्हिप होता है, एक सचेतक की नियुक्ति होती है, वो निर्देश देता है कि इसके पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में वोट देना है, तो वैसा ही करना होता है सबको। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा होता ही है। तो जब ये पता है कि भाई कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया, तो जाहिर सी बात है जितने भी कांग्रेस के लोग हैं सारे उसी को वोट देंगे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से ये मैसेज पहुंचा दिया कि भाई अपनी अंतरात्मा से वोट करें। तो समझना इतना ही काफी होता है, इशारा ही काफी होता है। तो लोगों ने, और लोगों को पता भी था कि भाई जो पार्टी के हिस्सा है, पार्टी के जो में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति सांसद हैं, विधायक हैं, उनको तो सबको पता ही है कि हमारी पार्टी में यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, ऊपर में ऐसे ऐसे ऊपरी लोगों की नहीं बन रही आपस में। तो वो एक इशारा था और उस इशारे के अनुसार ही वोट पड़ा। अब किसी को भी वोट नहीं मिला, उसमें 50% मत नहीं मिला, तो दूसरी तीसरी चौथी इस तरह वरीयता के आधार पर वहां पर नीचे वाले कैंडिडेट को हटा हटा के और वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुना गया था। तो यहां पर अनुच्छेद 70 की जरूरत उस समय पड़ी जब वीवी गिरी के चुनाव हुए। तो जैसे ही वीवी गिरी को शुरुआत में तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया था, उपराष्ट्रपति थे वो, लेकिन जब उनको चुनाव लड़ना था तो उन्होंने उस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति तो वो खुद थे ही, राष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति का पद तो खाली हो ही गया था क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए थे कार्यवाहक, और राष्ट्रपति से भी जब इस्तीफा दे दिया तो दोनों पद खाली हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जब दोनों पद खाली हो गए तो शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा हुआ था, तो संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। जो अनुच्छेद 70 है, इस अनुच्छेद 70 के तहत जो संसद को शक्ति मिली है, उस शक्ति का संसद ने प्रयोग किया। कब किया? 1969 में, और कानून बना दिया। संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 पारित कर दिया, और उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का पद रिक्त हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर ये कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो निभाएगा, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर ये भी नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर सीजेआई उपस्थित नहीं है तो उसके बाद जो भी सीनियर मोस्ट है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये 1969 के अधिनियम में, जो राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम है 1969, उसमें ये प्रावधान है
ध्यान रखना, प्रश्न आजकल बहुत मतलब टफ लेवल के भी आने लग गए हैं, और कुछ प्रश्न तो हमेशा से ही टफ डालते हैं पेपर में। मेरा ये प्रयास है कि हर बच्चे की कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उसका कमजोर होता है, तो क्यों ना हम अपना जितना मेरे से हो सके उतना हम इसको अच्छे से अध्ययन कर ले, तो ताकि आपके एक कठिन सवाल अगर सही हो जाते हैं तो आप सीधे सीधे हजारों लाखों लोगों को पीछे छोड़ते हो, और किसी चीज में कमजोर हैं तो उसकी पूर्ति कर देता है, तो वहां बैलेंस बन जाएगा आपका। इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो संसद ने, अब हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर पूछ लिया जाए कि ये कहां लिखा हुआ है, संविधान में, इस अधिनियम में, या फिर कहीं नियम लिख दे या कोई उपनियम लिख दे, उसमें एक ऑप्शन ऐसा डाल देंगे जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 वाले अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ है कि ये दोनों पद खाली हैं, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इस रूप में काम करेगा। तो एक तो अनुच्छेद 70 से संबंधित ये बात याद रखनी है, ये इस अधिनियम की बात याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति कब तक काम करेगा। तो यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में दोनों नहीं है और वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो कब तक काम करेगा। तो वो जब तक काम करेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ प्रावधान है कि 6 महीने में चुनाव होने कंपलसरी है, तो कोई भी निर्वाचित नया राष्ट्रपति पद संभाल लेता है तब तक वो काम करेगा। जब तक नहीं संभालता है तब तक वही काम करेगा, संभाल लेता है तो फिर वो हट जाएगा और नया राष्ट्रपति काम करेगा। या एक सिचुएशन और भी बन सकती है कि इस दौरान, मान लो आप बताओ कि इसी दौरान नया उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। भाई एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि पहले राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों पद खाली हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इसी दौरान जब वो काम कर रहा है तो बीच में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, तो क्या होगा? क्या फिर उपराष्ट्रपति इनको हटाएगा कि भाई हटो, अब हम अपने आप देख लेंगे? या फिर ये कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी तो मैं राष्ट्रपति हूं, आप उपराष्ट्रपति, अपना काम संभालो? झगड़ा होगा क्या ऐसी स्थिति में? साथियों, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा इसलिए नहीं हो गया क्योंकि इसी अधिनियम में ये प्रावधान कर दिया कि ये व्यक्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी सीनियर न्यायाधीश जो इस पद पर काम कर रहा है, ये तब तक काम करेगा जब तक निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर ले, या फिर जब तक निर्वाचित नया उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 में जो प्रावधान है, जो अभी हमने पढ़ा है, उसके अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य प्रारंभ नहीं कर देता है, तब तक ये उस पर रहेगा। दोनों में से कोई सी स्थिति पहले हो जाओ, यानी चाहे तो उपराष्ट्रपति बन जाओ उस दौरान कोई भी, चाहे तो राष्ट्रपति का पद भर जाओ, दोनों ही स्थिति में वो अपना पद से उसी समय उसको वो अपना मूल काम करने लग जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी चुन लिया गया है तो ऊपर अनुच्छेद 65 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा, तो उपराष्ट्रपति काम करने लग जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। एक ये बात हो गई। और वेतन भत्तों के बारे में सेम वही प्रावधान है कि जब कोई भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो इस दौरान उसको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां होगी, सारी उन्मुक्तियां होगी। उन्मुक्तियां मतलब जो एक विशेष छूट होती है इनको, वो 361 हम पढ़ेंगे आगे जब देख लेंगे वो वाला, तो वो होगी, यानी शक्तियां और उन्मुक्तियां, और ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार का ये भी हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। यानी वही वेतन मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, साधारण अर्थों में इतना समझ लो बस। तो
राष्ट्रपति के रूप में जो भी काम करेगा व्यक्ति, चाहे वो उपराष्ट्रपति कर रहा है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, इनमें से कोई भी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो उस दौरान उसको वो ही शक्तियां होगी, वो ही उन्मुक्तियां होगी, वो ही वेतन मिलेगा, वो ही भत्ते मिलेंगे, वो ही विशेष अधिकार होंगे। ये ध्यान रखना। तो ये अनुच्छेद 70 से संबंधित बातें हो गई। और एक 69 भी है अनुच्छेद, राष्ट्रपति, यहां उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित दोनों बातें कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 69 यानी 69 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। तो क्योंकि इसमें भी राष्ट्रपति शामिल है तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो और फिर आगे चलेंगे। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। अनुच्छेद 70 उसमें लिखो, संसद किसी आकस्मिक परिस्थिति में जिसका इस अध्याय में प्रावधान नहीं है, संसद किसी आकस्मिक परिस्थिति में जिसका इस अध्याय में प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकेगी। नेक्स्ट, संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ब्रैकेट में लिखो, राष्ट्रपति तो लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करो, कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन, मैं पूरा ही लिख देता हूं, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 पारित करके स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, और यदि वह पद भी खाली है, यानी सीजेआई का पद भी खाली है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, वह इस पद पर तब तक काम करेगा जब तक कि निर्वाचित नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है, या जब तक निर्वाचित नया उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य प्रारंभ नहीं कर देता है। इनमें से जो भी पहले हो। ये हो गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 69 के तहत, 69 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। तो साथियों,
ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, मतलब इतने ही इस साइज के ही लेक्चर ठीक ठाक रहते हैं, ताकि आपको भी एक दबाव ना रहे, बड़ा लेक्चर देखते ही आप भी डर जाते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्टिकल 72 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, वैकेंसीज आने वाली हैं और मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं। अलग विचारों का एक अलग कारण भी है, क्योंकि मेरी रणनीति बिल्कुल जो जीरो से व्यक्ति काम कर रहा है उसको लेकर होती है, यानी वो भी उसमें शामिल हो, वो भी कैसे सफलता प्राप्त करे। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आप आज से पढ़ो, वैकेंसी आने का इंतजार मत करो। हालांकि किसी भी परिस्थिति में ये नियम ठीक है कि आप वैकेंसी से पहले ही पढ़ो, क्योंकि वैकेंसी के बाद फिर सब पढ़ते हैं तो सब में फिर तुलना होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सब एक साथ ही पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, और मैं इसीलिए गारंटी देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना भी खराब रहा हो, क्योंकि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड खराब रहा है, लेकिन अगर अच्छी रणनीति है, टाइम से हम पढ़ते हैं, किसी चीज का हम इंतजार नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, एक अपना टारगेट रखते हैं, टारगेट वो रखते हैं जिसका सिलेबस हमें अच्छे से सूट करता है, और लगातार पढ़ते हैं, भटकते नहीं हैं, वैकेंसी का इंतजार नहीं करते हैं। यहाँ तक मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिस दिन परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाए और आपके कितने ही नंबर आ रहे हों, आप अगले दिन भी अपना वही टारगेट पढ़ना शुरू करो। जहां जहां आपने अपनी कमी लगती है, जो जो सवाल गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स के और गहराई में जाओ, या जो आपको लगता है मेरे ये टॉपिक अलग रह गए थे या मुझे ये मेरी कमजोरी है, उनकी गहराई में जाओ। यानी ज्यादातर लोग तो जैसे पेपर हुआ पढ़ाई बंद या टारगेट बदल देते हैं, आप ऐसा मत करो। मेरा यह मानना है, अगर आपको 100% सफलता निश्चित करनी है, यानी कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर यही एक रास्ता है कि एक टारगेट के पीछे लग जाओ। भाई आपका बहुत अच्छा पेपर था, उसमें सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस असमंजस की स्थिति में कि हो जाएगा नहीं हुआ, आधे नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, और उस समय आकलन करना भी, और हम रिजल्ट देखते आए हैं, एक मेरिट बढ़ती जा रही है लगातार, हमारा आकलन कुछ होता है, मेरिट कुछ जा रही है, तो फिर निराशा रहती है। और जब 2, 4, 6 महीने जब रिजल्ट में लग जाते हैं तो तब तक हम पढ़ते नहीं है, और वो पूरा का पूरा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो साथियों, ऐसा ना करें। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकता है, 100% कर सकता है। भटकने वाला व्यक्ति खूब टॉपर है अपने आप में, वो भी नहीं कर पाएगा। तो आप लगे रहो, लगातार लगे रहो, और कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो मैं तो कहता हूं सबको बराबर पढ़ो। कोई ये नहीं कि आप संविधान ही पढ़ते रहो सारे दिन, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए करा रहा हूं कि आप किसी भी चीज में कमजोर है तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जो आपकी ताकत हो। 2, 4, 5 सवाल तो ऐसे हो जो कोई ना कर सके, आप कर दो, तो वो आपका वो लेवल मेंटेन हो जाएगा, वो बराबरी हो जाएगी, और सारे सब्जेक्ट आपके बढ़िया हैं तो ये 2, 4 सवाल आपको सीधा मेरिट में इतने ऊपर ले जाएंगे। और सोच के देखो, आप फर्स्ट रैंक आए हो, आप टॉप 10 में आए हो, टॉप 100 में आए हो, आप जनरल में सिलेक्शन हो रहा है, तो ये गर्व की बात होती है, और उसका फायदा बाद में पोस्टिंग के समय भी मिलता है कि जितनी ऊंची मेरिट होगी उसको उतना नजदीक अपना मनपसंद जगह भी मिलती है। आज आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जगह को छोड़ो, हमारा तो सिलेक्शन हो जाए, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दो। लेकिन साथियों, ये सब आप आज कह रहे हो, हम भी ऐसा ही कहते थे कि हमें चाहे कहीं लगा दो, हमें तो पाकिस्तान वाले लास्ट गांव है वहां लगा दो, पर नौकरी लगा दो। लेकिन ये सारे तभी तक है जब नहीं लगते हैं। लगने के बाद तो हो सकता है आपको घर से 20-30 किलोमीटर का स्कूल भी अखरने लग जाए,
तो वो एक अलग परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थिति में रहोगे उसमें ढल जाओगे। लेकिन अच्छे नंबर लाना कभी भी बुराई की बात नहीं है, और पढ़ाई करना सबसे आसान काम है, इससे आसान भी कोई काम नहीं है। हमें ना कोई खुरपा फावड़ी चलानी है, ना कोई और शारीरिक मेहनत करनी है, बैठे रहना है। पंखा, कूलर, एसी मिला हुआ है आपको, जो भी जैसी व्यवस्था है, जिसकी चाहे पेड़ की छाव में पड़ रहे हो, बैठ के पन्ना पलटना है। पन्ना भी 10-15 मिनट के बाद पलटना है। जब पन्ना पूरा हो जाएगा तो इतनी सी मेहनत करनी कि आपको एक पन्ना पलटना है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, इससे सरल काम हो नहीं सकता। और आज अगर आप ये काम नहीं करोगे, आज आप ये मेहनत नहीं करोगे, ये पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर आने वाले समय में उस दुर्गति के लिए भी तैयार हो जाओ, उस बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाओ जो बहुत जल्द आने वाली है। उस बेरोजगारी के दौर के लिए तैयार हो जाओ जो आपको खाएगी बुरी तरह से, आपको तबाह करेगी। और आपके अंदर योग्यता होते हुए भी आप केवल अच्छी रणनीति के अभाव में आपको मजबूरन कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। तो साथियों, किसी भी तरह से अपने सपनों को जगाओ और लगे रहो। ऐसा हो नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन होगा, पहली बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं होगा तो तीसरी बार में होगा। ये मेरा मानना है कि हम देखते हैं एवरेज जो देख रहे हैं, पहली बार में सिलेक्शन होने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दूसरी बार में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार में आपने देखा, आपने अपनी कमियां नोट की कि मैं किस क्षेत्र में कमजोर हूं, मेरे ऐसे ऐसे सवाल हुए, ऐसे गलत हो गए। उन कमियों को पहचान के लग जाओ। अगली भर्ती में संभावना है ही नहीं कि आप नहीं लगोगे। 100% सिलेक्शन होना चाहिए। फिर भी आप कहीं छोटे मोटे कम दूरी से रह गए हो तो तीसरा सिलेक्शन। इससे ज़्यादा तो मैं मानता हूं कि किसी को भी इतने ऑप्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे चांस में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और हो भी जाता है। अगर सच्चे मन से करते हो तो लगभग पहले दूसरे में हो जाता है। तो साथियों, टॉपिक्स के अलावा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जरूरी था। धन्यवाद।